Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's topic, we are going to discuss about a short story, A Dark Brown Dog by Stephen Crane. So in this video, we will discuss all the things about this short story. So don't skip the video and watch it until the end. ये कहानी है पोस्ट सिविल वार एरा की, स्पेशली जिम क्राउ लॉ के बारे में ये कहानी है। इस कहानी को लिखा गया था 1893 में। इस कहानी को पब्लिश किया गया 1901 में। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें इसमें अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की स्ट्रगल नज़र आती है। उनके अंदर होने वाली ऑन गोइंग डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और ऑपरेशन के बारे में पता चलता है। अगर हम बात करें इस कहानी के प्लॉट के बारे में तो हमें इस कहानी में दिखाया गया है एक छोटा सा बच्चा जिसके पास एक छोटा सा सबमिसिव डार्क ब्राउन डॉग आता है, जिसके गले के गिर्द एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई होती है। बच्चा उसको लेकर घर जाता है। बच्चा और जो डॉग हैं वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन बच्चे के जो फैमिली मेम्बर हैं और उसका जो अल्कोहलिक फादर है वो डॉग को अब्यूज़ करता है। ना सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर उस डॉग को अब्यूज़ करते हैं, कभी कभी बच्चा भी डिप्रेशन में आकर उस डॉग को मारता है, लेकिन वो इससे इतना लॉयल होता है कि वो कहीं भी नहीं जाता। एक दिन बच्चे का अल्कोहलिक फादर शराब में धुत जब घर आता है तो वो डॉग को गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। If we talk about the setting of the story begins in the street where the boy meets the dark brown dog for the first time. The rest of the story takes place in the small boy's house. अब कहानी की शुरुआत होती है उस गली से जहाँ पर वो लड़का और वो डार्क ब्राउन डॉग पहली दफ़ा मिलते हैं। इससे आगे की कहानी में लड़के का घर दिखाया जाता है कि कैसे उस डॉग को अब्यूज़ किया जा रहा है। स्टोरी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बच्चे का अल्कोहलिक फादर जब डार्क ब्राउन डॉग को विंडो से फेंकता है तो वो स्ट्रीट में जाकर गिरता है। उसकी जो डेड बॉडी है वो वहीं पड़ी होती है और बच्चा उसके पास बैठा हुआ रो रहा होता है। वो कैरेक्टर्स जो हमें इस कहानी में नज़र आते हैं उसमें सबसे पहले हमें डार्क ब्राउन डॉग का पता चलता है, जो एक यंग बॉय से मिलता है जिसका फादर उस डॉग को और बच्चे को अब्यूज़ करता है। उसकी फैमिली चुप रहती है और नेबर्स भी तमाशा देखते रहते हैं। ये पूरी कहानी इन्हीं कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती रहती है। Moving towards themes of this story, let's discuss one by one. Oppression and racism. The story highlights the cruel treatment of African Americans during the post-Civil War era, symbolized by the dog's suffering and death. अब इस कहानी में जो डॉग की सफरिंग है और डेथ है वो सिम्बोलाइज करता है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ जो क्रूअल ट्रीटमेंट किया जा रहा था पोस्ट सिविल वार एरा में उसको। सेकंड पर हमारे पास आता है इनोसेंस एंड नेविटी। द बॉयज इनिशियल फ्रेंडशिप विद द डॉग रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल फॉर हार्मनी एंड इनोसेंस विच इज़ लेटर लॉस्ट ड्यू टू द फादर्स क्रुएलिटी। अब जो यंग बॉय है और डार्क ब्राउन डॉग है, दोनों की फ्रेंडशिप किस वजह से ख़त्म होती है, दोनों का इनोसेंस किस वजह से ख़त्म होता है, वो होता है उनके फादर के क्रूअल ट्रीटमेंट की वजह से। नंबर थर्ड पर हमारे पास आता है वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी। द स्टोरी शो केसेस द वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑपरेशन सिम्बोलाइज्ड बाय द डॉग्स ट्रैजिक एंड। डॉग का ट्रैजिक एंड सिम्बोलाइज करता है कि अगर वायलेंस और जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूसली किसी कम्युनिटी के ऊपर होता रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। इसके अलावा स्टोरी के अंदर हमें साइलेंस एंड कॉम्प्लिसिटी का थीम भी नज़र आता है, जो हमें दिखाता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं और सिर्फ तमाशा देखते हैं, उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, कोई एक्शन नहीं उठाते, बल्कि चुप रहते हैं और उस ऑपरेशन का साथ देते हैं। इसके अलावा बात की गई है पावर डायनेमिक्स के ऊपर। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द पावर इम्बैलेंस बिटवीन द ऑपरेसर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फादर एंड द ऑप्रेस्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉग। यानी वो पावर इम्बैलेंस जिसकी वजह से उन लोगों को ऑपरेशन फेस करना पड़ रहा था, किनको, वाइट की सुपरमेसी की वजह से अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को। ठीक है, तो इस कहानी में जो फादर है वो वाइट की सुपरमेसी यानी ऑप्रेसर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो डॉग हैं वो ऑप्रेस्ड को रिप्रेजेंट करता है, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है।
इसके अलावा इस कहानी में हमें देखने को मिलता है लॉस ऑफ इनोसेंस। द बॉयज विटनेसिंग ऑफ द डॉग्स डेथ सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड द हार्श रियलिटी ऑफ रेसिज्म। जब लड़का अपनी आंखों के सामने डॉग की डेथ देखता है तो ये सिंबलाइज करता है लॉस ऑफ इनोसेंस को, उस हार्श रियलिटी ऑफ रेसिज्म को, जिसकी वजह से उस डॉग की डेथ होती है। यानी बच्चे को पता चलता है कि वो ऑप्रेसर्स में से एक है, वो रेसिस्ट में से एक है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है सोशल जस्टिस। द स्टोरी एडवोकेट्स फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, emphasizing the importance of taking a stand against cruelty and discrimination। यानी कि आपने हर हाल के अंदर इनजस्टिस और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना है, आपने स्टैंड लेना है क्रुएलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जैसे कि वो यंग बॉय लेता है, हालांकि वो बहुत छोटा होता है, वो पावरलेस होता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती, फिर भी वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो प्रोटेस्ट करता है उस क्रुएलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो अल्कोहलिक फादर डॉग के साथ करता है। तो स्टोरी हमें ये बताती है, ये कन्वे करने की कोशिश करती है कि आपने भी कहीं पे अगर सोशल इनजस्टिस देखा है, ऑपरेशन देखा है, तो आपने उसको रोकना है। चाहे आपके पास अथॉरिटी हो या ना हो, आपने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। लेट्स डिस्कस डिटेल अबाउट दीज कैरेक्टर्स वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आता है डार्क ब्राउन डॉग, जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर होता है इस शॉर्ट स्टोरी का, जो फ्रेंडली होता है, लॉयल होता है। न्यूली जो है ना फ्री डॉग होता है, यानी अभी अभी आज़ाद हुआ हुआ होता है, जिसको नहीं पता उसने कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सिंबलाइज़ करता है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को, जिनको जब आज़ाद किया गया था तो वो नहीं जानते थे उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है। इसी तरीके से डॉग को भी नहीं पता। इसकी दोस्ती होती है एक बॉय से जिसका फादर अल्कोहलिक होता है, रेसिस्ट होता है। जब बॉय इस डार्क ब्राउन डॉग को अपने घर लेकर आता है तो फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो इस डॉग को अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। फैमिली इसको खाना नहीं देती, लेकिन फिर भी जो डॉग है वो लॉयल रहता है। कभी कभी इसको जो बॉय है वो भी मिसट्रीट करता है, मारता है, लेकिन ये डॉग कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाता। फिर क्या होता है, एक दफ़ा जब उसका बॉय का बाप बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत घर आता है, बॉय इस सिचुएशन को भांप लेता है और एक जगह छुप जाता है। लेकिन जो डॉग है उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो जांच सके कि क्या सिचुएशन चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से जो बॉय का फादर है वो एक कॉफ़ी का मग मारता है उस डॉग के सर के ऊपर। वो डॉग वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो उसको पकड़ कर अपने सर के ऊपर हिलाकर विंडो से बाहर फेंकता है और वो गली में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उस डॉग की डेथ हो जाती है। डॉग की डेथ हमें ये शो करती है कि आफ्टर फ्रीडम भी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को ऐसे ही वायलेंस और रेसिज्म का शिकार होना पड़ा था जैसे कि वो पहले से होते आए थे, क्योंकि जो वाइट थे उनको पता ही नहीं था कि आफ्टर फ्रीडम इन लोगों को हमने कैसे ट्रीट करना है, जिसकी वजह से जो उनकी यंग जनरेशन थी वो तो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ थी, लेकिन वो भी कभी कभी भूल जाते थे कि इनको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी इनके ऊपर वॉयलेंस देखते आए थे, तो इसीलिए वो भी कभी कभी ऐसे हो जाते थे। तो कहानी ख़त्म होती है इसी ऑपरेशन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉय, जो कि प्रोटैगनिस्ट है। ये एक जो है ना फ्रेंडली, लॉयल और न्यूली फ्रीड स्ट्रे डॉग से मिलता है। ये जो बॉय है जो सिंबलाइज करता है न्यू जनरेशन ऑफ वाइट कम्युनिटी। ठीक है, ये बॉय भी अब्यूज़ होता है अपने फादर की वजह से। इसका जो फ्रेंड है वो भी अब्यूज़ होता है अपने फादर की वजह से, जो रेसिस्ट होता है, अल्कोहलिक होता है। इसका फादर बहुत ज़्यादा अटैक करता है इसके डॉग के ऊपर। तो स्टोरी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो उस डॉग को फेंक देता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इस कहानी के अंदर फादर कौन है? फादर एंटागोनिस्ट है, यानी कि फादर विलन है। वो रेसिस्ट एटीट्यूड शो करता है जो सिंबलाइज करता है वाइट के सुपरमेसी को। वो एंग्री होता है, अब्यूजिव होता है, अल्कोहलिक होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। वो ना सिर्फ उस डॉग को उसके स्किन की वजह से अब्यूज़ करता है, बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो सेविज टेम्पर का होता है। तो वो डार्क ब्राउन डॉग से सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नफरत करता है क्योंकि उसका कलर ब्लैक होता है। यानी ये ऐसा इंसान था जो अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी भी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, इवन कि उनकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था, जैसे कि इसने डार्क ब्राउन डॉग के साथ किया उसके स्किन कलर की वजह से। इस स्टोरी के अंदर हमें फैमिली के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता, वो सिर्फ एक रो बनाते हैं, इतना ही स्टीफन क्रेन ने हमें बताया है।
तो इन लोगों का हमें कोई भी डायलॉग नज़र नहीं आता, ये सारे के सारे साइलेंट होते हैं, जो हमें ये दिखाता है कि वो जो अल्कोहलिक फ़ादर है उसने जो भी किया डार्क ब्राउन डॉग के साथ, उस फैमिली को उस पर कोई भी एतराज़ नहीं होता। इसी वजह से वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करते उस मिसट्रीटमेंट पर। ठीक है, जो वाइफ है वो रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ और फेडरल लॉ को। जो नॉर्थ और फेडरल लॉ है वो आया था ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको इक्वल राइट्स देने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा हिपोक्रेट था कि जब जिम क्रॉ लॉ उसके अगेंस्ट आया तो उसने वाइट पीपल का साथ देना शुरू कर दिया और जो ब्लैक्स थे उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कहानी में जो वाइफ है वो रिप्रेजेंट करती है फेडरल लॉ को, यानी उसकी हिपोक्रेसी दिखाई गई है कि वो बिल्कुल चुप हो जाती है, यानी वो उस मिसट्रीटमेंट के साथ होती है जो उस डॉग के साथ हो रहा होता है। फैमिली उस डार्क ब्राउन डॉग से इसलिए नफरत करती है क्योंकि उसका स्किन कलर इनसे चेंज होता है, वो दूसरे कम्युनिटी का होता है। सिर्फ जो बॉय है वो चीखता है, चिल्लाता है, प्रोटेस्ट करता है अपने डॉग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी कोई नहीं सुनता। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल फैमिली है वो सपोर्ट करती है रेसिज्म को, इस वजह से वो सारे चुप हो जाते हैं जब उस डार्क ब्राउन डॉग के साथ अल्कोहलिक फ़ादर मिसट्रीटमेंट कर रहा होता है, उसको अब्यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा नेबर्स का इस कहानी में बहुत ही थोड़ा रोल है, क्योंकि नेबर सिर्फ़ और सिर्फ चुप रहते हैं और दूर से तमाशा देखते रहते हैं जो भी उस डार्क ब्राउन डॉग के साथ उस घर में हो रहा होता है। जब अल्कोहलिक फ़ादर डार्क ब्राउन डॉग को विंडो से फेंकता है तो एक औरत जो उस डॉग को उड़ते हुए देखती है वो हवा में चीख मारती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इस ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा शॉक और अपसेट हो गई है। एक मर्द जो अपने खिड़की पे खड़ा होता है वो डॉग को उड़ते हुए देखकर बहुत ही मीन एक्सप्रेशन देता है, जिसका मतलब है कि वो इस क्रुएलिटी के साथ ओके है। इसके अलावा हमें उस कहानी में एक और औरत को दिखाया गया है जो जब डॉग को उड़ते हुए देखती है तो अपना मुंह कपड़े में छुपा लेती है, जिसका मतलब है कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो चुप रहे, प्रोटेस्ट ना करे, जो हमें ये दिखाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड है लेकिन पावरलेस है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। उस डॉग की मदद ना कर नेबर्स ये दिखाते हैं कि वो भी उस प्रॉब्लम का पार्ट हैं, वो सिर्फ खामोश तमाशाई होते हैं जो देखते हैं उस बुराई को और उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। द स्टोरी इज सेइंग दैट व्हेन वी सी समथिंग रॉन्ग वी शुड ट्राई टू हेल्प और स्पीक अप। स्टोरी कहता है कि जब हम कुछ ऐसा देखें जो बुरा है हमें उसको फ़ौरन रोक देना चाहिए या उसकी मदद करनी चाहिए जिसके साथ बुराई हो रही है। अगर हम बुराई को नहीं रोकेंगे तो वो और ज़्यादा फैलेगा, इसलिए हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। Moving toward symbolism of the story, in the story A Dark Brown Dog, Stephen Crane uses symbols to convey a powerful message about oppression and racism. Here is what each symbol represents, so let's discuss one by one about them. So first of all we have the dark brown dog. The dark brown dog represents African Americans and their struggles during the post civil war era. जो डार्क ब्राउन डॉग है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को और उनके उस स्ट्रगल को जो उनको पोस्ट सिविल वार एरा के अंदर पेश आई थी। द डॉग्स डार्क कलर एंड सबमिसिव नेचर सिम्बलाइज देयर ऑपरेशन एंड पावरलेसनेस। जो डॉग का डार्क कलर है और उसका जो सबमिसिव नेचर है वो सिम्बलाइज करता है उस ऑपरेशन को, उस पावरलेसनेस को जिसके अंडर वो कम्युनिटी आ गई थी। Then we have a symbolism of the rope. The rope represents the constraints of slavery and oppression. यानी ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, स्लेवरी को, ऑपरेशन को। The rope around the dog's neck is a constant reminder of its enslavement कि वो क्या रहा है, वो जो है ना स्लेवरी के अंडर इन्फ्लुएंस रहा है फ्रीडम के बाद भी, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को फ्रीडम के बाद भी वैसे ही ट्रीट किया जाता रहा जैसे कि उनको स्लेवरी के दौरान में ट्रीट किया जा रहा था। Then we have the symbol of the boy. The boy represent innocence and naivety. The boy's friendship with the dog shows that people can get along despite their differences. जो हमें ये दिखाता है कि दो जो डिफरेंट पीपल हैं वो भी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक डॉग था इस यंग बॉय के साथ, लेकिन यंग बॉय अपनी ज़िंदगी में रेसिज्म देखता आया तो ये कभी कभी मिसट्रीट करता था, लेकिन फिर भी ये अपने फ्रेंड के साथ लॉयल था और इसने अपने डॉग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फादर के सामने प्रोटेस्ट भी किया था। Then we have the father.
द फादर रिप्रेजेंट्स द क्रूअल एंड वायलेंट फोर्सेस ऑफ रेसिज्म। जो फादर है वो रिप्रेजेंट करता है क्रूअल और जो वायलेंट फोर्सेस हैं रेसिज्म के। हिज क्रूएलिटी टुवर्ड्स द डॉग सिम्बोलाइजेस द ब्रूटैलिटी इन्फ्लिसिटेड अपॉन अफ्रीकन अमेरिकन्स। उसकी क्रूएलिटी हमें बताती है कि किस तरीके से जो डॉग है वो सिम्बोलाइज करता है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को, जो रेसिज्म के शिकार रहे हैं, जो रेसिज्म के अंडर इन्फ्लुएंस रहे हैं, जो वाइट सुपरमेसी के अंडर कंट्रोल रहे हैं। विंडो रिप्रेजेंट करता है ओप्रेसर और ओप्रेस्ड को। जो डॉग के साथ वायलेंस होता है वो भी विंडो के थ्रू ही होता है, जो हमें ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है कि अगर ऑपरेशन कंटिन्यूसली होता रहे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। द नेबर्स, जो नेबर्स हैं वो चुप रहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो इनजस्टिस को देखते हैं, जो सिर्फ बाय स्टैंडर्ड्स हैं यानी खामोश तमाशाई हैं, जो सिर्फ ऑपरेशन को देखते रहते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम कहीं भी क्रूएलिटी ब्रूटलिटी को देखें तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। Then we have the symbol of the dog's death that represent tragic consequences of oppression and violence. The dog's death symbolizes the loss of innocence and the harsh reality of racism. के जो है ना कंटिन्यूसली ऑपरेशन होता रहे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं और किस तरीके से जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है वो रेसिज्म का शिकार होकर अपने इनोसेंस को खो देती है। तो इन सिंबल्स के ज़रिए से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो ऑपरेशन और रेसिज्म है वो जब आपस में मिलते हैं तो कितनी बड़ी तबाही लाते हैं। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस, कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनजस्टिस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें। आप कहीं भी इस तरीके का इनजस्टिस देखें अपने सोसाइटी में तो उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें ताकि उसको मज़ीद स्प्रेड होने से रोक सकें। आफ्टर पोस्ट सिविल वार एरा, जब फ्रीडम मिल गई थी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को और फेडरल गवर्नमेंट ने एक लॉ पेश किया था कि ब्लैक और वाइट दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो वाइट लोग थे उन्होंने जिम क्राउ लॉ को पेश किया। जो जिम क्राउ लॉ है वो रूल्स थे जो सेपरेट करते थे लोगों को उनकी रेस की वजह से। ये लोग अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के जितने भी लोग थे उनको एक अलग जगह पे खाने पीने और बैठने पर मजबूर कर देते थे। ये वो लॉज थे जो उनको वोटिंग और अच्छी जॉब लेने से भी रोकते थे। इन लॉ के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। द लॉ वर इन्फोर्स्ड इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द लेट 80s टू 1960s। इस लॉ को इन्फोर्स किया गया था सदर्न यूनाइटेड स्टेट में 1800 से 1960 तक के दरमियान में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।